वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचिंग एग्जाम प्रिपरेशन पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के लिए हम लोग चालू कर रहे हैं टेट सीटेट एग्जाम की सीरीज, जिसमें हमने 8 सेट कर लिए थे। अब 9वां सीरीज है। ये इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पे पेश किए जा रहे हैं जो प्रायः बार बार आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं और आने की संभावना भी जिनकी ज़्यादा रहती है। तो चलिए उस क्रम में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि यदि कोई भी कोर्स आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का लेना चाहते हैं तो जो नंबर यहाँ पे दिए गए हैं, नंबर पे कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। आपको सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। हमारा पहला प्रश्न है कि ये थोड़ा सा असर्शन रीजनिंग का है। तो कथन और कारण दिए गए हैं। तो इसमें पहला जो कथन है वो है, बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उनके आनुवंशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इसका कारण क्या बता रहे हैं कि बच्चों के शारीरिक विकास के लिए आनुवंशिक कारक ही उत्तरदायी होते हैं। देखिए, दो चीज मैंने पहले बताया था हमेशा याद रखने के लिए कि कभी भी जब एकदम एक्सट्रीम शब्द आपको दे दे तो वहां पे थोड़ा सा सतर्क होना है। जैसे बता रहे हैं कि आनुवंशिक कारक ही, तो ये तो गलत होगा। और आनुवंशिक कारक ही नहीं, पर्यावरणीय कारक भी जिम्मेदार होते हैं। और ये बोल रहा है कि उसका कारण क्या है, जो कथन है उसके लिए बता रहा था कि ये आनुवंशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराते हैं शारीरिक विकास के लिए। तो देखिए, शारीरिक विकास की ही बात क्यों ना हो, दोनों कारक जिम्मेदार होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे दोनों गलत हो जाएगा। ना ही तो एक्सप्लेन कर रहा है, ना ही व्याख्या कर रहा है। अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो, क्योंकि अच्छा मान के चलिए कि जो बच्चों का शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक विकास होता है, ये आनुवांशिक और वातावरण से दोनों होता है। क्योंकि शारीरिक विकास में उसका रंग रूप आएगा, लेकिन पर्यावरणीय विकास जैसे पहाड़ों के क्षेत्रों में आप देखेंगे तो रहने वाले लोग जो है पहाड़ों में कैसे छोटे छोटे लोग होते हैं। मैदानी लोग जो क्षेत्रों में रहते हैं उनकी हाइट ज्यादा होती है, बड़े कद काठी के लोग होते हैं। तो पर्यावरण का भी प्रभाव शरीर पे पड़ता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सूक्ष्म कौशल के उपयोग का एक अच्छा उदाहरण है। हमने एक दिन स्थूल कौशल की बात की थी। वहां पे हमने समझा था कि स्थूल कौशल जो बड़ी अस्थि मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं, शरीर का बैलेंस बनाते हैं, वो होगा आपका स्थूल कौशल। तो सूक्ष्म में क्या होगा? दौड़ना, चलना, घसीट कर लिखना या कूदना। तो सूक्ष्म कौशल में हम छोटी जो अस्थियां हमारी होती हैं उनका हम प्रयोग करना सीखते हैं। जैसे हाथ की उंगलियां हो गई, ठीक है, पंजे हो गए। इस तरह से जो आंखों का प्रयोग हो गया ना, तालमेल बैठाना, ये सब प्रयोग हमारा जो है आता है। तो इसमें जो सही उत्तर आप देखेंगे ये आपका सी हो जाएगा। ठीक है, घसीट कर लिखना। चलिए प्रश्न नंबर आगे बढ़ते हैं 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है कि इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा। ये हमने कई बार बाल्यावस्था, शैशवावस्था, ये सब की बातें की हैं। यहाँ पे ऑप्शन में पढ़ दे रहा हूँ, उत्तर आपको बताना होगा। एक बच्चा जो सामाजिक भूमिकाओं की नकल करना शुरू कर रहा है वह काल्पनिक खेल के दौरान। दूसरा कि एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है। सी है कि एक बच्चा जो संभावित कारणों की परिकल्पना कर सकता है और तदनुसार जटिल प्रयोगों की योजना बना सकता है। और डी है कि एक बच्चा जो अभी स्थूल कौशल सीखना शुरू कर रहा है, जो कि पेंसिल और ऐसी अन्य वस्तुओं को पकड़ना सीख रहा है। देखिए, अब यहाँ पे मध्य बाल्यावस्था की बात हो रही है और यहाँ पे जो उत्तर सही होगा वो होगा एक बच्चा जिसने नियमों को तर्क। एक्चुअली ये जो उम्र की बात हो रही है, आपको पता होगा, ये 6 से 12 वर्ष की आयु में होता है। इसमें मानसिक क्षमता जो है बच्चों की डेवलप हो जाती है और सही गलत का फर्क जो है वो समझने लगते हैं और तर्क करने लगते हैं। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा आपका इसमें बी वाला, बी इज द राइट ऑप्शन होगा आपका। अगला प्रश्न है, ये भी थोड़ा बढ़िया प्रश्न है कि फिल्मों और विज्ञापनों से व्यवहार के जेंडर उपयुक्त तरीकों के बारे में बहुत संकेत मिलते हैं। ये समाजीकरण की यहाँ पे जो गैप है, इसको इसके स्थान पे नीचे जो शब्द दिए गए उनको भरना है। ब्लैंक है, फिर संस्था के रूप में फिर डैश है कि भूमिका पर प्रकाश डालते हैं। यानी कि समाजीकरण, देखिए समाजीकरण और शैक्षिक स्थल के रूप में हमने देखा था कि जो बच्चा सीखता है प्राथमिक और द्वितीयक होता है। ठीक है, कहाँ से सीखता है, तो यहाँ पे इस पे हमने चर्चा कर ली थी। और यहाँ पे अगर आप मिलेंगे कि जेंडर उपयुक्त तरीकों के बारे में संकेत मिलते हैं। देखिए यहाँ पे जो सही होगा, फिल्मों और विज्ञापनों में तो जाहिर सी बात है मीडिया है, स्कूल नहीं है। और मीडिया हमेशा द्वितीयक ही होता है इसमें। तो आप देखेंगे कि प्राथमिक स्तर पे परिवार, आस पड़ोस आता है। तो ये आपको बहुत आसानी से, अगर आप थोड़ी भी समझ रखते हैं या पहले के आप हमारे साथ लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बहुत आसानी से इसका उत्तर आप देने में सक्षम होंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि
चाइल्ड सेंटर्ड या फिर कह सकते हैं बाल केंद्रित कक्षा के अधिगम लर्निंग क्या है? देखिए, बाल केंद्रित का मतलब होता है कि बच्चों के अनुरूप, जो बच्चों के सीखने के अनुरूप क्लास हो, उसके हिसाब से होगा। तो विकल्प है कि उद्दीपन प्रतिक्रिया संघों के युग्मों द्वारा हो, ठीक है। बी है कि पुरस्कार और दंड पर निर्भर है। सी है कि शिक्षक और छात्र द्वारा सह निर्मित है। और डी है कि जो स्टूडेंट है, ठीक है, पूरी तरह से शिक्षक पर निर्भर है, छात्रों की भूमिका निष्क्रिय है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि जो सी वाला ऑप्शन है, शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मित है। क्यों ऐसा है? इसका कारण यह है कि लर्निंग प्रोसेस में मैंने बताया था, बच्चे जब तक इन्वॉल्व नहीं होंगे उनका प्रोसेस बढ़िया नहीं होगा, ठीक है। और शिक्षक जो है बच्चों के अनुरूप जो चीजें होंगी उनको, मतलब सीखने में जो सहायक होंगी, वही क्लास लर्निंग जो चाइल्ड सेंट्रिक है लर्निंग मेथड है, वो उसमें यही चीज ध्यान दिया जाएगा। तो शिक्षक जो है छात्रों द्वारा सह निर्मित प्रयोजन को आगे बढ़ाएगा। प्रश्न नंबर 6 की तरफ अगर हम देखें तो प्रश्न नंबर 6 ये बोलता है कि भाई देखो, 4 साल के राहुल को एक गुड़िया का उपहार मिलने पर वो बोलता है कि मैं क्या करूंगा, लड़के गुड़िया के साथ नहीं खेलते। यहाँ पे इस तरह के प्रश्नों को हम कर चुके हैं, इसका बहुत आसानी से उत्तर दे देंगे, क्योंकि राहुल यहाँ पे यह मान रहा है कि उसको सिखाया गया है कि लड़के जो है गुड़िया से नहीं खेलते, लड़कियां खेलती हैं। तो इसके पीछे कोई तर्क तो नहीं हो सकता, लेकिन इसके पीछे क्या है, जेंडर से संबंधित जो भावना है, वो प्रासंगिकता हो सकती है, पक्षपात हो सकता है, रूढ़िवाद हो सकता है, अथवा समता हो सकती है। तो यहाँ समता पक्षपात नहीं है, रूढ़िवाद है, जो रूढ़ी की प्रथाएं हैं उसी को आगे ट्रांसफर कर दिया गया है। प्रश्न नंबर 7 है कि सीखने के आकलन के बजाय, यानी कि सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा होनी चाहिए। बात तो सही है, इसमें से मतलब सीखने के आकलन, यानी कि जो आप सीख रहे हैं उसके बजाय सीख कैसे रहे हैं उस पर ज्यादा महत्व होना चाहिए। यानी कि आप पढ़ाई का जो तरीका है वो कैसा है, पढ़ क्या रहे हैं, पढ़ने में कितनी प्रोग्रेस हो रही है, उससे ज्यादा है कि पढ़ने का तरीका सही होना चाहिए आपका। क्योंकि तरीका ही नहीं चाहिए तो सारा पढ़ना बेकार हो जाएगा। तो विकल्प यहाँ पे देखिए, ए है कि शिक्षार्थियों को केवल संज्ञानात्मक क्षमताओं पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद जहां पे केवल लग जाए वहां पे तुरंत फोकस हो जाएगी, कुछ गड़बड़ी है। बी, शिक्षण अधिगम की दैनिक क्रियाओं में आकलन को शामिल करना चाहिए। सी है कि सीधे निर्देश विधि द्वारा ही शिक्षित होना चाहिए। देखिए यहाँ पे भी इंग्लिश वाला देखेंगे तो यहाँ पे ओनली लगा हुआ है। और डी में आप देखें तो यहाँ पे भी है कि प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के बीच तुलना पर जोर दे। देखिए, बच्चों के बीच तुलना तो नहीं करना चाहिए, प्रतिस्पर्धा भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनके अंदर हीनता की भावना आती है अगर वो कम हो जाते हैं बार बार किसी पर्टिकुलर प्रक्रिया में। तो यहाँ जो अपने आप उत्तर आपका बचता है, जाहिर सी बात है, बी वाला है, शिक्षण अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करना चाहिए। प्रश्न नंबर 8 में आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 बोलता है कि प्रश्न पूछकर बच्चों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है। देखिए यहाँ पे जो समालोचनात्मक सोच है उसके लिए ये होता है कि सही गलत को एकदम यथावत कहना, उनके अंदर जो है रूढ़िवादिता और इस पक्षपात की भावना को नहीं बढ़ाना। तो ए विकल्प है कि वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, सॉरी, इसमें से सबसे बढ़िया तरीका कौन सा होगा कि वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हो गया, इस तरह से प्रश्न उनको दिए जाए, या फिर कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होगा, या देखिए पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का नाम लिखिए, या फिर बीजों के अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है सिद्ध करने के लिए प्रयोग की रूपरेखा तैयार कीजिए। देखिए, ऐसी चीजों के लिए दिमाग का उपयोग करना और जिज्ञासा का उपयोग करना आवश्यक होता है। वन अधिकार अधिनियम जाहिर सी बात है किस वर्ष पारित हुआ, ये सब फैक्ट पे है। इसमें जो चौथा ऑप्शन है ये आपकी जिज्ञासा को, आपकी तर्क शक्ति का सही प्रयोग करता है। तो इसमें प्रश्न नंबर 8 में डी सही होगा। जाहिर सी बात है, बहुत सामान्य प्रश्न है, इन प्रश्नों को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। 9वां प्रश्न है कि एक समावेशी व्यवस्था में किसकी जरूरतों को के अनुसार यथोचित संयोजन करता है। देखिए, अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस लगा रहे हैं तो इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि इसका उत्तर क्या होगा। मैंने बार बार ट्रिक बताया है। पहले विकल्प को पढ़ते हैं कि अभिभावक स्कूल की जरूरतों के अनुसार, छात्र की जरूरतों के अनुसार, छात्र स्कूल की जरूरतों के अनुसार, छात्र शिक्षक की जरूरतों के अनुसार। देखिए, समावेशी का मतलब मैंने बताया था कि समावेशी शिक्षा मतलब सभी के लिए शिक्षा, ठीक है। और जब सभी के लिए शिक्षा की बात आती है तो विभिन्न प्रकार के छात्र होंगे एक स्कूल में, तो स्कूल छात्रों की जरूरतों को हिसाब से करेगा, ना कि जो है छात्र स्कूल की जरूरतों के हिसाब से करेंगे। तो इसमें कौन सा उत्तर आपका समझ में आता है? बी समझ में आता है, ठीक है। इसमें जो है कोई भी विद्यालय जो है सामान्य जितने भी बालक होंगे सबको एक साथ बैठा के पढ़ाएगा, और उसमें विविधता भी आएगी ही आएगी जब इंक्लूसिवनेस से रहेगी। प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 हमें क्या बोलता है कि जो छात्र यहाँ पे दिया है वो छात्र जिन्हें खाली स्थान दिया है, मतलब है इन्हीं में से, और उन्हें पाठ पढ़ने और लंबे अंशों को समझने के लिए लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता
है, ठीक है। तो यहाँ पे विकल्प जो भरा जा सकता है वो दिया गया है, दिया है यहाँ पे प्रमस्तकीय घात, ठीक है, गुणज वैकल्य, पठन वैकल्य और गतिमान दिव्यांगता। देखिए, अगर इसकी पर्टिकुलर की बात करें तो इसके बारे में जितने भी चीज़ें हो सकती हैं उन सबको हमने देख लिया है बारीकी से। अब यहाँ पे पढ़ने में समस्या है तो पठन वैकल्य होगा, यानी कि डायलेक्सिया होगा, ठीक है। जब आपको गणना करने में आएगा तो यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की जो बातें आती हैं वो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। लगातार अगर आप देख रहे हैं सेट को तो बहुत आसानी से इसको कर लेंगे। प्रश्न नंबर 11 की तरफ हम चलें तो प्रश्न नंबर 11 है कि सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। देखिए, हर जब आप इंक्लूसिव शिक्षा की बात करें या लर्निंग की बात करें तो वहाँ पे एक चीज़ महत्वपूर्ण हो जाती है कि सभी वर्ग के बच्चे आते हैं और उनको उस स्कूल की क्लास के साथ उतना ही कनेक्टेड होना चाहिए जितने कि अन्य बच्चे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि उनको कनेक्टेड फील करना चाहिए, उनको लगना चाहिए वो क्लास उनके लिए है, तब तो वो करेंगे। तो इसमें से कौन सा जो है आपको सही विकल्प रहेगा वो चुनिए। देखिए, पहला है कि सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना। बी है कि छात्रों की कमजोरी को सबके सामने उजागर करना। सी है कि इन छात्रों को एक अलग संकाय में बैठाना या पढ़ाना। डी है कि सभी छात्रों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम का प्रयोग करना। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात होगी कि सभी छात्रों को अपनेपन की भावना होगी, बाकी तीन ऑप्शन आप बहुत आसानी से छांटने में सक्षम होंगे। उनको लगना चाहिए क्लास उनकी ही है और उनके लिए है, तभी वो कनेक्ट हो पाएंगे। प्रश्न नंबर 12 हमारा कहता है कि दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बढ़ावा नहीं दिया गया है, ठीक है, यानी कि कौन सी चीज हटाई गई है। तो सबसे बड़ी चीज है उपयुक्त इमारत, ठीक है, यानी कि ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद बी आता है कि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक। सी आता है कि अनिवार्य विशेष शिक्षा और उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं। देखिए, अगर दिव्यांगों की बात करें तो इमारत की बात तो आएगी ही, क्योंकि वो इतने दिव्यांग है, हो सकता है कोई चलने में समर्थ ना हो, कोई देखने में सुनने में ना हो। तो खासकर अगर आप देखें तो चलने के लिए अगर नहीं है तो उसके लिए थोड़ा सा स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ होंगी तो नहीं चढ़ पाएगा। बी है कि विद्यार्थियों के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक की भी व्यवस्था की बात की गई है। यहाँ पे जो डी है वो है उपयुक्त तकनीक भी बात की गई है। इसका जो सही उत्तर है वो आपको मैं सी बताऊं, कंपलसरी एजुकेशन जो है, कंपलसरी स्पेशल एजुकेशन उसको हटा दिया गया, ठीक है। उसको बच्चे को इसलिए भी लगाया क्योंकि समावेशी शिक्षा के तहत उसको जो है अलगाव की भावना महसूस ना हो। प्रश्न नंबर 13 की तरफ चलते हैं। बच्चे किस तरह सीखते हैं, ठीक है। लर्निंग, चिल्ड्रन लर्न बाय। अब यहाँ पे विकल्प आपके सामने है, पढ़कर, सुनकर, देखकर या क्रिया करके। तो बहुत ही सरल है, बच्चे हर तरह से सीखते हैं। तो इसका जो विकल्प चारों है यानी कि डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14 हमारा है कि जो पौधे खारे जल में उगते हैं, ठीक है, जो पौधे खारे जल में वाले क्षेत्र में उगते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें जो विकल्प दिया गया है हेलोफाइट, मिजोफाइट, जेरोफाइट और हेलियोफाइट। देखिए, अब इसका उत्तर तो सरल है, इसका उत्तर पहला है हेलियोफाइट। उनको लवण मृदोद्भव भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें अन्य की बात अगर हम थोड़ा सा कर लें हेलोफाइट के अलावा, तो मेसोफाइट की अगर हम बात करें तो मेसोफाइट कहाँ पे उगते हैं, जहाँ पे जलवायु ना तो बहुत आर्द्र होती है ना बहुत शुष्क होती है, ऐसी जगह पे मतलब उगते हैं। जेरोफाइट मतलब जहाँ पे ये मरुस्थलों में उगते हैं, मरुद्भिद इनको बोला जाता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पानी की कमी होगी। और हेलोफाइट ये थोड़ा सा प्रकाश के लिए संवेदनशील होते हैं, तो जहाँ पे पर्याप्त प्रकाश रहता है वहाँ पे ये उगते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलें। हमारा अगला प्रश्न है कि जो रंग चित्र की कथा का चित्रण करते हैं, जिनमें केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, उस चित्र को चित्रकाठी कहते हैं। चित्रकला संबंधित है, यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में पूछ लिया, मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे ये चित्रकला जो संबंधित है ये महाराष्ट्र से संबंधित है, ठीक है। आप लोग समझ नहीं पाएंगे, कठिन स्तर का क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि एक एक कला को थोड़ा सा होना चाहिए। जैसे महाराष्ट्र की जो बहुत फेमस पेंटिंग है वर्ली पेंटिंग है, ठीक है, वो आपके दिमाग में होनी चाहिए। साथ के साथ आप देखेंगे तो राजस्थान की कौन सी पेंटिंग है, मेवाड़ की। आंध्र प्रदेश की कलमकारी है। और कश्मीर की मैंने पहले भी बताया था आपको, कई बार याद नहीं होगा, जम्मू की चित्रकला है। प्रश्न नंबर 16 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 है कि उन आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश में मूल निवासी हैं। ये हमने लास्ट के भी एमसीक्यू में किया था, फिर से दोबारा आ गया। चलिए इसको आता है तो डिटेल से बता देते हैं। उस दिन शायद हमने गद्दी ही बताया था, तो हिमाचल के मूल निवासी तो गद्दी हैं।
सवाल उठता है सांथाली कहाँ के हैं, ठीक है, सांथाली है, तो सांथाली आपका जो ये एमपी, पश्चिम बंगाल और असम का एरिया है, यहाँ पे सांथाली आपके पाए जाते हैं, झारखंड, बिहार में, ठीक है। और गोंड की जनजाति की बात करें तो गोंड जनजाति आपकी छत्तीसगढ़, एमपी, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में पाई जाती है, जबकि सहरिया जनजाति राजस्थान में पाई जाती है, ठीक है। सहविया यहाँ पे लिखा है, सहरिया हो जाएगा। और आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। प्रश्न नंबर 17 क्या बोलता है कि भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? कश्मीर से बंगलोर का, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक, मिजोरम से गुजरात का, महाराष्ट्र से मणिपुर तक। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी, ठीक है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। डिब्रूगढ़ से अगर कन्याकुमारी तक जो कुल लंबाई देखें तो आपकी 4233 किलोमीटर है। पूरे भारत नेटवर्क की अगर हम वैश्विक स्तर पे बात करें तो हमारे भारत का नेटवर्क लगभग 65,000 किलोमीटर के आसपास है, लंबा है उससे थोड़ा। लेकिन दुनिया में अगर देखें तो हम चौथे स्थान पे आते हैं। पहले पे आपका आता है अमेरिका का रेल नेटवर्क, दूसरा चीन का, ठीक है, तीसरे स्थान पे रूस का है और चौथे नंबर पे भारत का रेल नेटवर्क आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं कि पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। निम्न में से कौन सा पक्षी पेड़ के तनों में अपना घोंसला बनाता है? देखिए इस तरह का जो एक प्रश्न है वो पहले भी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। वहां पे अगर ध्यान दें तो हमने इसको समझने का प्रयास किया था, लेकिन चलिए अलग तरह का प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा एक उसके प्रीवियस में इस तरह के क्वेश्चन हमने किए हैं। कौवे, ठीक है, विकल्प में बी है आपका बारबेट, ठीक है, सी है सनबर्ड और डी है दर्जी पक्षी। तो अगर आप देखें तो इसका जो सही उत्तर होगा कि जो बारबेट होते हैं यानी कि बी, वो तने में छेद करके वहां पे घोंसला बनाते हैं। जहां तक कौवे की बात है तो कौवे ऊंची डाल पर ऊपर की तरफ घोंसला बनाते हैं, और जहां सनबर्ड जिसको सागखोर भी बोला जाता है तो झाड़ी वाली डालियों में लटकते हुए घोंसले बनाते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग है आपका टेलर पक्षी, दर्जी पक्षी। आपने देखा होगा कि पत्तों को सिल कर उसके बीच में जो है सिलाई नुमा आकृति देकर घोंसले बनाते हैं, वो काम किसका होता है? वो दर्जी पक्षी का ही काम होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बोलता है कि वैश्विक महामारी के समय डॉक्टरों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण करने की मात्रा को बढ़ाने के लिए कहा था, ऐसा क्यों कहा था? तो यह दृष्टि, इसका विकल्प है कि जो हमारा पिगमेंटेशन है उसको बढ़ाती है, दृष्टि वर्णक के निर्माण में बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है, दांतों को और हड्डियों को मजबूत रखती है, इससे भूख बढ़ती है और ये संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करती है। देखिए वैसे तो मेरा मानना है कि जैसे सारी चीज़ लगभग ठीक है, लेकिन इसमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग कारण है विटामिन सी का वो ये है कि संक्रमण और महामारी में जो शरीर को रोग प्रतिकारक क्षमता की आवश्यकता होती है वो इसके माध्यम से पूरी की जा सकती है, या इसमें काफ़ी हेल्प मिलती है। स्कार्बिक एसिड होता है, ठीक है, जो एक प्रकार का आप देखें तो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, जो हमें काफ़ी मदद करता है संक्रमण से लड़ने में। अगले प्रश्न की तरफ चले। हमारा अगला प्रश्न है कि जो भोजन हम खाते हैं, ठीक है, उसका शरीर के अंदर क्या होता है, यानी कि जो भी हम डाइजेस्ट कर रहे हैं। अगर यही बात कक्षा 5 के विद्यार्थियों को इस विषय पर चर्चा करने के लिए शिक्षक ने दिया है तो इसका मतलब क्या है भाई, किस कारण से दिया है? जाहिर सी बात है बच्चे जो कर रहे हैं दिन प्रतिक्रिया में उसके लिए समझ उनकी डेवलप हो। तो आइए समझते हैं इसका विकल्प और सही उत्तर। पहला है कि पाचन क्रिया वैज्ञानिक प्रत्ययों के विषय में विद्यार्थियों की कल्पनाशीलता का विकास करना, ठीक है, प्रश्न के सही उत्तर प्रतिपादित करने के लिए विद्यार्थियों की मदद करना। सी है कि विद्यार्थियों के अंतर्बोध विचारों का अन्वेषण करना जिसके द्वारा वह विद्यार्थियों में विचारों की कल्पनाशीलता का सृजन कर सके। और डी है सभी। तो जाहिर सी बात है बच्चों में कल्पनाशीलता को समझा सकें कि डाइजेस्ट हो रहा है तो कहाँ जा रहा है, फिर क्या हो रहा है, ये चीज़ उसके लिए संबंध में महत्वपूर्ण है। तो इसका जो उत्तर सही होगा वो सी वाला होगा। बहुत सरल था ये। 21वां है कि कक्षा 4 के अध्यापक आयन एक संग्रहालय की यात्रा का आयोजन करते हैं, ठीक है, उस संग्रहालय में क्षेत्र में क्या करते हैं, भ्रमण करते हैं। तो कौन से कौशल को ये प्रक्रियात्मक कौशल को प्रोत्साहित करेगा? तो यहाँ पे अगर आप उत्तर को देखें तो पहले विकल्प को देखना होगा। वर्गीकरण करेगा को बढ़ावा देगा, प्रयोग को, संप्रेषण की चारों ओर पहचान करेगा, चरों की पहचान करेगा, अवलोकन मॉडल का निर्माण करेगा और नक्शा बनाने में। तो जाहिर सी बात है जब भी आप विजिट करेंगे तो वहां पे चीजों को अवलोकित करेंगे, तो अवलोकन यहाँ पे सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का थीम है? देखिए द्वितीयक स्तर पे हम लोग देख चुके हैं, अगर आप लोग को नोट किया होगा तो बहुत बढ़िया है। प्राथमिक स्तर पे देखें तो 6 थीम इसमें शामिल किए गए हैं ईवीएस में। पहला है परिवार और मित्र, भोजन, आश्रय, पानी, यात्रा, ठीक है, चीजें जो हम बनाते हैं
और करते हैं, वो चीज़ें शामिल हैं इसमें। तो अब इसमें कौन-सा उत्तर आपको सही लग रहा है? तो इसमें आप देखेंगे कि जो इसमें मैंने अंतिम में बताया कि चीज़ें हम कैसे बनाते हैं और जो करते हैं वो आपका बी में आता है, प्राकृतिक संसाधन, भोजन संरक्षण और पदार्थ नहीं आएगा। भोजन की संरक्षण की बात नहीं हो रही, भोजन की बात हो रही है। तो इस हिसाब से इसका जो सही उत्तर है वो है बी। चलिए, अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यचर्या के अनुसार विद्यार्थियों को हमारे देश के कुछ सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाया जाता है। पहचान करें कि निम्न में से किस सामाजिक मुद्दों को पाठ्यचर्या के लिए पाठ्यचर्या में या पाठ्यक्रम में पाठ्य सिलेबस में हमारे लिया गया है। तो पहला है कि बाल मजदूरी एवं वर्ग असमानताएं, जाति भेद भाव एवं दहेज, बाल मजदूरी, घरेलू हिंसा और जाति भेद एवं भाव एवं घरेलू हिंसा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज है कि इसको थोड़ा सा अगर आप समझेंगे तो कर लेंगे। वैसे पर्यावरण का जो प्राथमिक स्तर है इसके हिसाब से हमारे देश में सामाजिक मुद्दों को इसलिए संवेदनशील बनाकर यहाँ शामिल किया गया है क्योंकि ये बच्चों को समझा पाए कि बाल मजदूरी एवं वर्ग असमानताएं क्या होती हैं। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता, कोई तर्क नहीं होता। ठीक है। और ये जो है इसको जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2005 के अनुसार इसको शामिल किया गया था। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। रोनाल्ड रास की कहानी को पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में क्यों स्थान दिया गया, इसका उद्देश्य क्या है? तो यदि आपने रोनाल्ड रॉस की कहानी नहीं पढ़ी है तो जाके पढ़ लीजिएगा, बहुत इजीली इंटरनेट पे मिल जाएगी। यहाँ पे विकल्प है कि विद्यार्थियों को खोज के लिए प्रेरित करना, विद्यार्थियों को मलेरिया और मच्छर के संबंध में जोड़ने में सहायता करना, और सी है कि वैज्ञानिक कार्य कैसे करते हैं दृष्टिगत करना। ठीक है। अब इन्हीं में से एक सही होगा। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो सही बात यह है कि इनकी कहानी इसलिए रखी गई ताकि खोज को प्रोत्साहित दिया जा सके, मच्छरों के संबंध में जानकारी दिया जा सके तथा वैज्ञानिक कार्य कैसे होते हैं, यानी कि तीनों को जो है यहाँ पे सही माना जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे जो उत्तर सही होगा आपका डी वाला उत्तर सही होगा। डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 25 है कि सार्थक सीखने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? कक्षा में प्रतिस्पर्धी संस्कृति का विकास करना चाहिए, बच्चों के विकास और अनुभव को जगह देना चाहिए, जानकारी को पृथक खंडों में प्रस्तुत करना चाहिए, ऐसे उदाहरण देना जो विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ से संबंधित नहीं है। देखिए, अगर हम बात करें कि बच्चों को सीखने के लिए, तो मैंने बताया कि बच्चों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है। तो इस हिसाब से बच्चे ज्यादा सीखेंगे। बच्चों में आपस में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, उनका गलत आकलन करके उनको छोटा दिखाना, ये सब कोई अच्छा रीजन नहीं मिलता। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रतिस्पर्धा संस्कृति उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है। बच्चों के विचारों को, अनुभव को जगह देना, ये सही होगा। मैं छांटना बता दे रहा हूँ। जानकारी को पृथक खंडों में प्रस्तुत करना, ये भी ठीक है। और ऐसे उदाहरण देना जो विद्यार्थियों को सामाजिक संदर्भ से संबंधित नहीं है, तो बच्चे समझेंगे कैसे? तो यहाँ पे दो विकल्प होगा, दोनों में से एक सही होगा। और सीखने के लिए बच्चों के विचारों को अनुभव देंगे तो ऐसा होगा कि बच्चे बोलेंगे भाई पानी आपको कैसा लगता है, तो बोलेंगे हमको ठंडा लगता है। लेकिन कुछ बच्चा बोलेगा कभी भी गर्म भी लगता है। फिर उनको उसके हिसाब से समझाएंगे तो बढ़िया एग्जाम्पल होगा और जल्दी सीखेंगे। तो इसका जो सही उत्तर होगा बी होगा। आप सब स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इस नए इंस्टीट्यूट से जुड़ते जाइए, शेयर करते जाइए। जैसे जैसे आप जुड़ेंगे और भी हमारे इंस्टीट्यूट होंगे। और यदि कुछ आप कमेंट करना चाह रहे हैं तो कमेंट करके हमें बता भी सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।